देखो ये सिलेबस में से निकल चुका, लेकिन सिलेबस में से क्यों निकाल दिया गया मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आज ही तो सिलेबस से निकल गया 2020 में। आप 2021 में कोई कंपटीशन अटेम्प्ट करेंगे, 2022 में कोई कंपटीशन अटेम्प्ट करेंगे, तो सब कुछ वहां आएगा। कंपटीशन वालों को इस बात से मतलब थोड़ी होगा 2020 में ये नहीं था, कैपलर लॉ पे मत दो क्वेश्चन, या कैपलर लॉ का कहीं और अगर यूज हो रहा होगा तो फिर उसे कैसे करोगे। तो बहुत सारी चीजें इस बार ऐसी काट दी गई जिनके बिना अधूरापन लग रहा है, और पता नहीं क्यों काट दिया गया वो। कैपलर साइंटिस्ट थे, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बहुत पहले की बात है, ये बहुत जमाने की बात है, जब ग्रेविटेशन क्यों गिर रहा है नीचे, कैसे गिर रहा है नीचे, इन सबका कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कैपलर ने प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया, प्लैनेट्स मतलब मार्स वगैरह इन सब के मोशन को, तो कुछ नई बातें उन्हें पता लगी, कुछ नई बातें उन्हें पता लगी। सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते, जैसा कि हम समझते हैं। जैसा कि हम समझते हैं क्या, कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करते। इससे पहले गैलीलियो ने भी ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने कहा कि गैलीलियो से, शायद मैंने बताया भी था आपको कभी, गे, हाँ? गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ये सूरज, भाई हमें क्या लगता है कि सूरज यहां से निकला पूरब से और चला गया, इसका मतलब सूरज चल रहा है, हम तो अपनी जगह खड़े हुए। गैलीलियो ने कहा नहीं, सूरज नहीं चल रहा, सूरज तो अपनी जगह है, हम हमारा मोशन है, इसलिए वो रिलेटिवली हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही जब आप सड़क पे दौड़ने लगो तो बाकी चरी चीजें आपको पीछे चलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो थोड़े ना चल रहे, चल तो आप रहे हो। तो मामला बड़ा गड़बड़ था, उस टाइम के लोग बड़े खतरनाक हुआ करते थे, कहते थे झूठ बोल रहा है, ये हमारे देवी देवताओं पर इल्जाम लगा रहा है, ये हमारे सूर्य देवता को, सूर्य देवता को कह रहा है कि सूर्य देवता नहीं चल रहे, अगर सूर्य देवता नहीं चलेंगे तो हम मर जाएंगे सारे के सारे, दिन कैसे निकलेगा फिर। तो गैलीलियो ने कहा था कि भाई सूरज के चारों तरफ प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रही। लेकिन कैपलर ने फिर और थोड़ा सा और जरा ध्यान से देखी, बात समझी। उन्होंने कहा कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि कैसे रास्ते पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं ये। ठीक है, इक्लिप्स आप सब पढ़ चुके हैं, इलिप्टिकल या इक्लिप्स क्या होता है मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप, ये इसकी इक्वेशन भी पढ़ी होगी आपने। और उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि सर्कुलर पाथ पर है, नहीं सर्कुलर पाथ नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। हम समझते हैं कि सन की पोजीशन इस सर्कल के सेंटर पर है, जिस सर्कल पर प्लैनेट घूम रहा है इस सर्कल के सेंटर पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, ऐसे ही इलिप्स के फोकस होते हैं, आपने पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा, सब मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो। ये दो फोकस होते हैं इलिप्स के, इलिप्टिकल शेप के, इलिप्टिकल कर्व के दो फोकस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये बताई, प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और फिर सन कहाँ है, उन्होंने कहा सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। दो फोकस होते हैं, जैसे सर्किल का एक सेंटर वैसे ही इलिप्स के दो फोकस होते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कैपलर का, क्या, प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है सन। आप अच्छी तरह समझते हैं कि सर्किल में और इलिप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला केपलर का ऑब्जर्वेशन ये था, planets do not revolve on a circular orbit, planets revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun is situated at one of the focus of ellipse.
चाहे इस वाले फोकस पर हो या इस वाले फोकस पर हो, डिपेंड करता है कि आप किस प्लेनेट की स्टडी कर रहे हो, किस प्लेनेट की स्टडी कर रहे हो। किसी प्लेनेट के हिसाब से भाई ये मैंने बनाया अर्थ का, अगर आप बनाने लगो मार्स का तो वो कहीं और को बनेगा इलिप्स, अगर आप बनाने लगो जुपिटर का तो कहीं और बनेगा वो इलिप्स। तो लेकिन फिर भी जिसका जैसा रास्ता है उस इलिप्स के वन ऑफ द फोकस पर सन का सिचुएशन है। बात समझ आई? पहला ऑब्जर्वेशन ये था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन था। देखिए, जब इलिप्स पर कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, मैं अर्थ कह रहा हूं, यहां प्लेनेट पर है, तो कभी तो ये सन से दूर होगा काफी ज्यादा, और कभी ऐसा भी टाइम आएगा सन के पास आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सन से दूर निकल जाएगा। तो हमेशा प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता, कभी तो बहुत ज्यादा होता है और कभी कम होता है। इसीलिए तो इलिप्टिकल पाथ है ये। अगर सर्कुलर पाथ होता तो हर बार डिस्टेंस वो एक ही बना रहता। इलिप्टिकल है इसलिए पाथ चेंज हो रहा है लगातार। अब जो पाथ चेंज हो रहा है तो अब उसने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये देखा कि जब सन से दूर होता है प्लेनेट तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और कोई इसमें कोई हमारे लिए अचरज की बात भी नहीं है। वो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वाइम पीरियड सब फाइंड करा था। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और स्पीड भी, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ बात है कि कभी तो ज्यादा डिस्टेंस पर है, कभी पास में है। तो उन्होंने, केपलर ने कहा कि भाई देखो, जब ये दूर होता है तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब पास आ जाता है, जैसे जैसे पास आता रहता है इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती है? चलो मिल गया प्लेनेट। देखो, ये मैंने ये प्लेनेट लगा दिया, ये मेरे ब्लैक ये जो टिप है ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है। देखना इसका मोशन कैसे होता है। केपलर ने कहा कि जब बहुत दूर है तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चल रहा है, और जैसे जैसे सन के पास आया वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तेजी से निकला यहाँ, तेजी से निकला यहाँ, फिर इसकी स्पीड घटने लगी, घटने लगी, घटने लगी, घटने लगी, घटने लगी, और कम, और कम, और कम, और कम, और धीरे धीरे, और धीरे धीरे, और जब ये सन से बहुत दूर पहुंच गया तो अब तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई। अब तो इसकी स्पीड बिल्कुल रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा है, रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा है। और जब ये अब पास आ रहा है तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही, 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 और तेजी के साथ पार होकर निकल गया भारी। और पार होने के बाद में फिर ये घटता गया, घटता गया, पेवेलियन एंड से ये बॉल वेगी, और ये सिक्सर बाउंड्री के बाहर। जब बाउंड्री के बाहर चला गया तो धीरे धीरे आराम से, अब रुक जाओ भाई, सिक्सर लग गया, अब रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि इसकी लीनियर स्पीड लगातार बदलती रहती, लीनियर वेलोसिटी लगातार बदलती रहती। लेकिन कुछ और ऑब्जर्वेशन देखा, बहुत ही प्यारा वाला ऑब्जर्वेशन। सन को बनाऊं मैं रेड से, ये सन, और प्लेनेट का रास्ता, प्लेनेट का जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट, हालांकि इलिप्टिकल शेप में पूरी प्रॉपरली नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन कम से कम आपको इतना तो दिखाई दे रहा है, इतना तो आइडिया हो रहा है कि कभी दूर है कभी पास है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लूं, ग्रीन कलर वैसे ही प्रोजेक्टर पर नहीं दिखाई देता। दिख रहा है ग्रीन कलर? ये आपको सामने दिख रहा है? ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा ये, ऑनलाइन वालों को तो जूम ने बहुत क्वालिटी जो डाउन कर रखी वीडियो की। शायद ये हमारी वीडियो, हमारे आवाज पहले यहां से जाती है अमेरिका, अमेरिका से घूम फिर के फिर वापस आती है वापस किले में। क्योंकि ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, अगर इसके सर्वर नहीं है इंडिया में तो बाहर जाएगी पहले सारा डेटा, फिर वहां से प्रोसेस होकर वो देखेंगे कहाँ वापस भेजना, तब यहाँ आएगा। ये प्लेनेट हो गया जी। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना। बहुत उन्होंने ऐसी डायग्राम बना लिया बिल्कुल जैसे मैंने बनाया, पूरे सोलर सिस्टम को उन्होंने डायग्राम बना लिया,
और बिल्कुल डिस्टेंस विस्टेंस सब इसके सूटेबल स्केल पर। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहां एक लाइन ड्रॉ कर ली सेंटर ऑफ सन से लेकर के प्लेनेट तक। ये प्लेनेट की पोजीशन है आज 23 अक्टूबर 2020 को। ठीक है जी। उसके बाद क्या करा, उन्होंने देखा एक महीने बाद 28 दिन के बाद यहां आ गया ये। एक महीना नहीं बल्कि 28 दिन समझो। 28 दिन के बाद पोजीशन हो गई P2। तो कितने बैठेंगे, जो भी बैठ रहा हो टाइम, पोजीशन P2। ठीक है। P1 से P2 तक का कितना टाइम लिया उन्होंने, 28 डेज। P1 से P2 तक के उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बीच में गैप लिया 28 डेज। उसके बाद 2-4 महीने 6 महीने बीत गए, प्लेनेट चलता रहा, प्लेनेट किसी और नई पोजीशन पर पहुंच गया, P3 पोजीशन पर। यहां उन्होंने इसकी पोजीशन ली, अपने डायग्राम में सन और प्लेनेट को मिला दिया एक लाइन से। उसके बाद फिर से उन्होंने 28 दिन के बाद देखा, जितना गैप पहले दो ऑब्जर्वेशन के बीच लिया था टाइम का, उतना ही गैप ले लिया टाइम का, उतना ही टाइम गैप ले लिया अगले बार दो ऑब्जर्वेशन में। पता चला ये P4 पोजीशन पर पहुंच गया। P3 से P4 के बीच का जो गैप है, इसको भी उन्होंने उतना ही रखा 28 दिन। फिर P4 की मिला दी उन्होंने, P4 को मिला दिया, किससे, सन से मिला दिया पोजीशन को। फिर उन्होंने इसको शेडिंग कर दी, मैं भी बिल्कुल उनके जैसी कर रहा हूं। उन्होंने इन पोजीशंस को शेड कर दिया, तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल सा नहीं बन गया है ना। फिर इसको भी शेड कर दिया उन्होंने यहां। क्लियरली विजिबल है आपको, दो रीजन बना दिए, शेड कर दिया उन्होंने। ठीक है। दो पोजीशन है प्लैनेट्स की P1 और P2, दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन टाइम गैप 28 दिन। फिर P3 और P4 के बीच ऑब्जर्वेशन गैप कितना, 28 दिन, है ना। जब इस तरह से उन्होंने दो ट्रायंगल जैसे बना लिए, ट्रायंगल से बन गए ये, तो उन्होंने देखा भाई अरे वाह, ये तो नई बात सामने आ रही। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, उन्होंने देखा कि एरिया P1S P2 इज इक्वल टू एरिया P3S P4। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया एक जैसा था। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर यहां देखा कि प्लेनेट की पोजीशन ये है P5, लेके उन्होंने यहां भी लाइन मार दी, अपने डायग्राम पे बनाते रहे पहले पोजीशन। उन्होंने देखा 28 दिन के बाद P6 हो गई पोजीशन, कितने दिन के बाद में, 28 डेज के बाद में। यहां मैं कम क्यों ले रहा हूं, यहां 28 दिन में इतना सारा क्यों ले लिया, क्योंकि प्लेनेट जब पास है तो तेज चल रहा है, प्लेनेट जब दूर था धीरे चल रहा था, बहुत दूर था तो बहुत कम चल रहा था। तो उन्होंने इन दोनों पोजीशन को ही मिला दिया, और फिर यहाँ एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, शेडिंग कर दी उन्होंने ये। उन्होंने देखा अरे ये तो इसका भी एरिया क्या आ रहा है, इसका भी एरिया कितना आ रहा है, उन दोनों के बराबर आ रहा है, एरिया P5S P6। यानी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर आप दो डिफरेंट पोजीशन प्लैनेट्स की ले लें, कहां